नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के दूसरे भाग में। मैं हार्दिक गुप्ता आपको बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने प्रेसिडेंसी कॉलेज के बारे में बता दिया था कि इन्वेस्टिगेटेड होने के बाद सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से कटक आ रहे हैं। कटक आने के वक्त अब इनका कैरियर डाउन हो चुका था, बिल्कुल डिसग्रेसफुल महसूस कर रहे थे, बहुत ही डार्कनेस में करियर इनका बीत रहा था। तभी इन्होंने सोचा कि कैरियर से पहले होता है देश सेवा और देश सेवा से पहले होता है देश का प्रेम। इसीलिए उस वक्त कॉलरा, हैजा, डेंगू जैसी महामारियां देश में व्यापक स्तर पर फैल रही थी, तो इन्होंने लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। क्योंकि ये महामारी इतनी व्यापक स्तर पर थी, लोग मक्खियों की तरह मरने लग गए थे। इन्होंने लोगों को बचाने के लिए खुद होम्योपैथिक की दवा लेकर लोगों का इलाज करते थे। और तो और उस वक्त के हॉस्पिटल की कंडीशन ये थी कि वहाँ पर लोगों को लाशें जो थी फेंक दी जाती थी, लाशें निकाल कर, और वो कहीं भी पड़ी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता था। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। लावारिस लाशों को उनका अंतिम संस्कार खुद सुभाष चंद्र बोस जी जाकर करते थे, और ये सब चीज़ें बहुत ही आसान नहीं होती हैं। तभी सुभाष चंद्र बोस ने अपना निश्चय लिया कि इस देश को सपनों का भारत बनाएंगे। दोस्तों, देश सेवा का मंजर थामने के वक्त सुभाष चंद्र बोस जी के पेरेंट्स उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके थे, क्योंकि इनका कैरियर बिल्कुल बेकार हो चुका था और इनके परिवार की नाक लगातार कटती जा रही थी। तो इनके परिवार में इनके पिता और इनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस और पिता जानकीनाथ बोस ने इनसे कंसल्ट करा और कहा कि आईसीएस की परीक्षा दीजिए। आईसीएस की परीक्षा दोस्तों उस वक्त केवल इंग्लैंड में होती थी, इंडिया में अफोर्डेबल नहीं थी। इसीलिए इन्होंने 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। जब ये इंग्लैंड गए तो 4 साल की पढ़ाई को 7 महीने में खत्म करके रैंक होल्डर बन गए, चौथी रैंक हासिल करी और गोरों के बीच अपना नाम कमाया। दोस्तों, जब ये इंग्लैंड गए तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखते हैं इंग्लैंड की कि वहां पर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। इंडियंस का तो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि वही इंग्लैंड के लोग हिंदुस्तान में रहकर हम इंडियंस को पराया बनाते हैं और अपने देश में अपना बना लेते हैं। इस प्रवृत्ति को देखकर सुभाष चंद्र बोस समझ चुके थे कि अंग्रेज कैसे हैं और इनकी प्रवृत्ति कैसी है। और तो और दोस्तों, चौथी रैंक होल्ड करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने उस परीक्षा के आईसीएस बनने के बाद भी उसको लात मार दिया, उस नौकरी को। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों को दिखाना चाहते थे कि इंडियंस बहुत कुछ हैं और वो एक पॉइंट अपना अचीव करना चाहते थे, अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि आई एम द बेस्ट। दोस्तों, अब सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी को लात मार दिया था और ये खबर पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेजी से आग की तरह फैलने लग गई थी। और तो और अंग्रेज भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस नौकरी को कर लें, क्योंकि ये नौकरी एक इंडियन, और तो और उन इंडियंस के लिए ये पेपर इस हिसाब से सेट करा जाता था कि कभी भी इंडियंस को इस पोस्ट पर नहीं पहुंचाने देते थे, ऑफिसर नहीं बनने देते थे। पर जब ये खबर आग की तरह फैली कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी को लात मार दिया है, हिंदुस्तान में उनका गर्व और उनका जो कद था बहुत तेजी से बढ़ने लग गया। लोग सुभाष चंद्र बोस को जानना चाहते थे आखिर कौन है ये। और तो और जब ये इंग्लैंड से हिंदुस्तान लौटे तो लोग इनका फूलों से स्वागत करा, और इन्होंने तब सोचा कि यार छोटी सी नौकरी को लात मारने पर मुझे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सकती है, तो आगे अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे ये मैन पावर बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस देश सेवा का, इंडियन फ्रीडम फाइटर बनने का निर्णय लेते हैं। आइए दोस्तों, उस वक्त की हिस्ट्री का क्विक रिव्यू कर लेते हैं, जिससे कि हमें सुभाष चंद्र बोस का एक्टिव पॉलिटिक्स में रोल समझ में आ जाए। वीडियो में ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एक श्लोक है, श्रोतम सुतनैवता कुंडलेना दानेन पासिनेन ता कंकनेन। कानों की शोभा ज्ञान की बातें सुनने से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं, दान देने से होती है। इसीलिए वीडियो में ध्यान से सुने। तो दोस्तों, 1914 से 18 के बीच वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने शर्त रखी कि अगर वो उनकी मदद करेंगे तो वो हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, बदले में जलियांवाला बाग मिला, और इसके बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, जिसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के तहत जानते हैं। 1922 में उसे वापस ले लिया, चौरी चौरा वाली घटना हो गई। इसी 1922 में ही स्वराज पार्टी बनी, जो कि सीआर दास और एनसी कलकर द्वारा बनी। सीआर दास को चित्तरंजन दास बोला जाता है और ये सुभाष चंद्र बोस के मेंटर थे। और तो और दोस्तों, इसी साल
सुभाष चंद्र बोस को बंगाल स्टेट कांग्रेस का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। और तो और 1923 में सुभाष चंद्र बोस को ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का फॉरवर्ड न्यूज़पेपर बनता है जिसके एडिटर सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। और तो और बंगाल कांग्रेस कमेटी के भी सेक्रेटरी सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया जाता है। 1924 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर बनाया जाता है और 1924 में ही कुछ ही वक्त बाद उनको राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मांडले की जेल में डाल दिया जाता है, जो कि आज के समय में बर्मा, म्यांमार, रंगून में है। और दोस्तों इसी के बाद उनको टीबी की बीमारी हो जाती है, जिसके चलते 1927 में वो जेल से रिहा हो जाते हैं। 27 में जब रिहा होते हैं तब देश कांग्रेस के सेक्रेटरी बन जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू के साथ कार्य करते हैं। फिर दोस्तों 1927 में ही साइमन कमीशन आती है। ये दोस्तों एक ऐसी कमीशन थी जिसको लोगों ने गो बैक करने के नारे लगाए, साइमन गो बैक के नारे लगने लग गए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये संविधान को अच्छा बनाने के लिए नहीं थी, संविधान को लचीला बनाने के लिए थी। संविधान में गवर्नरों की शक्तियां बढ़ाने के लिए ये कमीशन लाई गई थी और तो और प्रांतीय जितनी भी सरकारें थी उनका केंद्रीयकरण करके एक बड़ा कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। कुल मिला के गोरों की ताकत बढ़ाने के लिए ये कमीशन लाई गई थी, इसीलिए लोगों ने इसको जाने के नारे दिए गए। इसी के बाद 1928 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं और उस अधिवेशन में बात रखते हैं कि अंग्रेज उन्हें डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, बट सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत नहीं होते हैं। 1929 में सुभाष चंद्र बोस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के झंडा फहरा देते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। देन इसी के बाद 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है, जिसको आज सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से जाना जाता है। और 1931 में यह आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी और 31 में ही गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके तहत जिसको फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। और 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और तो और पूना पैक्ट गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच होता है। अब दोस्तों बात आती है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब आता है दोस्तों, तो इस एक्ट में क्या रहता है, हिंदुस्तानियों को पार्शियल इंडिपेंडेंस देने की बात होती है, मतलब कि आधी आज़ादी देने की बात होती है, पूरी आज़ादी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को कन्विंस करा और कहा कि अगर पॉलिसी वही लोग बनाएंगे, हम चुनाव में होने के बावजूद अगर हम चुनाव लड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, पर अगर उन काम तो उन्हीं की मर्जी से चलेगा, पॉलिसी वो बनाएंगे, हम लोग फॉलो करेंगे, तो फायदा क्या होगा, हमारा देश एक ऑटोनोमस देश बन जाएगा। सभी से ज़्यादा कन्विंस करा और गांधी जी पर थे, इस बात के सपोर्ट में नहीं थे सुभाष चंद्र बोस के, और वो चाहते थे कि पार्शियल इंडिपेंडेंस ले लें। बट और तो और सुभाष चंद्र बोस की और गांधी जी की यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और दोस्तों बता रहे, जो लोग गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस को अलग करने की कोशिश करते हैं और तो और गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस से श्रेष्ठ या कम मानते हैं, उनके लिए मैं बोल दूं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद था, मनभेद नहीं। मतो युद्ध था, मनोयुद्ध नहीं। दृष्टिकोण भिन्न थे, व्यवहार नहीं। विचार भिन्न थे, आचार नहीं। इसलिए दोस्तों इन लोगों को मत बांटिए, दोनों ने बहुत ही योगदान दिया है। अब दोस्तों गांधी जी इनके सपोर्ट में नहीं थे, उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन हमारा खतरे में है तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए, और इसीलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को मना करा। और भी दूसरा कारण था सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई का कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि नाजियों से सपोर्ट लेकर ब्रिटिशर्स पर हमला करा दिया जाए और देश को आज़ाद करा लिया जाए, पर गांधी जी इसके भी सपोर्ट में नहीं थे। अब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गांधी जी ने कहा कि चुनाव करवा लीजिए, जिसकी बात होगी वो मानी जाएगी। अब सुभाष चंद्र बोस इस बात से सहमत थे, उन्होंने कहा कि चुनाव करवा लिया जाए। ठीक है, चुनाव होता है दोस्तों। गांधी जी उस चुनाव में जोर शोर से प्रदर्शन करते हैं। पहले गांधी जी डिसाइड करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में हम रखेंगे, जो कि मेरा आदमी होगा। पर बाद में गांधी जी पूरी इक्वेशन बदल देते हैं और आंध्र प्रदेश से बुला के लाते हैं डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को। जब ये पट्टाभी सीतारामैया आते हैं, 29 जून 1939 को रिजल्ट आता है। 1580 सीट सुभाष चंद्र बोस के खाते में जाती है और 1370 सीट पट्टाभी सीतारामैया के खाते में जाती है।
गांधी जी इस हार को पर्सनली ले लेते हैं और तो और गांधी जी इस हार से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और सुभाष चंद्र बोस पता है बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इल फील करने लग जाते हैं, बहुत ही गलत महसूस करने लग जाते हैं। तभी सुभाष चंद्र बोस 22 फरवरी को कलकत्ता कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं त्रिपुरी जबलपुर में अधिवेशन होता है, जिसके तहत सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं और उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ले लेते हैं। दोस्तों अब आ चुका है वीडियो का सबसे खूबसूरत हिस्सा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इस पार्टी को सुभाष चंद्र बोस ने एक छलावे के रूप में बनाया था, जिससे हमारे भोले भाले अंग्रेज जो थे बहुत ही अच्छी तरह से फंस गए। कैसे फंसे समझिएगा। सुभाष चंद्र बोस पहली बात ये समझ चुके थे कि वो अपने देश में रहकर देश को आज़ाद नहीं कर सकते, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ चुके थे कि अगर वो कुछ करते हैं तो या तो उनके देश के लोग रोक लेते हैं या तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना सब कुछ कर चुके थे। अब सुभाष चंद्र बोस मेडिटेशन करते हैं, अपने धीरे धीरे सारे जो विजन्स होते हैं क्लैरिफाई होने लग जाते हैं, सब उनको सामने सामने दिखने लग जाता है और यहीं से जन्म होता है यूनिक फ्रीडम फाइटर की सोच का। कैसे जन्म होता है समझते हैं। आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था कि ग्लोबल अलायंस बिल्ड करें, आज तक किसी ने भी नहीं सोचा था ग्लोबल पॉलिटिकल प्लान बनाए, ग्लोबल फाइनेंस बनाए, ग्लोबल डिप्लोमेसी बनाए, विदेशी देशों से संबंध बना के अंग्रेजों को हराने का प्लान आज तक किसी नहीं सोचा था। सुभाष चंद्र बोस ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं करा। नाजियों से संबंध बनाकर, हिटलर से संबंध बनाकर इस देश को आजाद कराने का प्लान सोच लिया था। समझते हैं अब दोस्तों आगे की बातों को। मियां अकबर शाह पेशावर में इनके दोस्त रहते हैं, जिन्हें वो बुलाते हैं। पेशावर आज के समय में पाकिस्तान में है। उन्हें बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उनसे प्लान बिल्ड करते हैं। उन्हें समझाते हैं कि आज के समय में ब्रिटिश सरकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि उसका सारा फंड जो है युद्ध में जा रहा है और उसकी जड़ें जो है बहुत तेज़ी से सिकुड़ती जा रही हैं। उन्होंने कह दिया था कि यही वक्त है अपने दुश्मन को सही वक्त पर लड़ने का। तो दोस्तों बलवान वो नहीं होते जो लड़ते हैं, बलवान वो होते हैं जो बुद्धिमत्ता से लड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने मियां अकबर दो शाह से कहा कि मुझे किसी तरह से काबुल पहुंचा दीजिए, इस देश से बाहर निकाल दीजिए, बाकी सारा प्लान मैं खुद बिल्ड करूंगा। मियां अकबर साहब पूरा प्लान बना लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंडरग्राउंड होने की उनकी बहुत ज़्यादा आदत होती है, कभी भी वो गायब हो जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता, खासकर उनके परिवार वालों को भी। इनके एक भतीजे होते हैं शिशिर नाम के, जिनकी मदद से कार की डिक्की में रात के वक्त छुप के दुपक के पीछे बैठकर सिकुड़ कर चले जाते हैं। और तो और पहले ये कलकत्ता से धनबाद जाते हैं और धनबाद से पेशावर जाते हैं। दोस्तों यही वो यात्रा होती है जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस संपूर्ण भारत का लगभग भ्रमण करते हैं, भारत के खेत खलियान को देखते हैं और भारत की गरीबी को देखते हैं, पूरा ट्रेन से सफर देखते जाते हैं। यही वो यात्रा होती है कि बस तन्हा राही अकेला चलता जाए, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। इधर रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता में गा रहे थे, जब भी तुम्हें डाक सोनी तुम्हें ना आवे से तुम्हें एकला चलो रे। मतलब कि जब भी कोई डाक मतलब तुम्हारी आवाज से सुनने पर ना आवे से तुम एकला चलो रे, अकेले चलो रे। बस पेशावर में मियां अकबर शाह की मदद से सुभाष चंद्र बोस पहुंच जाते हैं और पेशावर में मियां अकबर शाह जो होते हैं सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात अपने बहुत ही अच्छे दोस्त भगत राम तलवार से कराते हैं। भगत राम तलवार के बारे में बहुत लोग हैं जानते नहीं हैं, इनको इंडियन स्पाई के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही बड़े जासूस थे। खुद सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं पता था कि ये सोवियत यूनियन मतलब कि रसिया, जर्मनी, इटली और तो और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों के जासूस रहे और तो और खुद ग्रेट ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार के भी जासूस रहे, ब्रिटिश भारत के सॉरी। दोस्तों इन्होंने प्लान ये बनाया कि किसी तरह से ये मॉस्को से मदद ले लें। काबुल से अब ये मॉस्को जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा रसिया वालों से मांग करते हैं, पर रसिया वाले इधर से इधर घुमाते हैं। रसिया वाले उनको इटली कहते हैं, इटली वाले जर्मनी कहते हैं, जर्मनी वाले इटली कहते हैं। काफ़ी दिन तक यही चक्कर चलता रहता है। सुभाष चंद्र बोस परेशान हो जाते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाने का फैसला सीधे सीधे ले लेते हैं और हिटलर से मुलाकात का फैसला लेते हैं। यहीं पर होती है हिटलर की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से। अब सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात होती है
सुभाष चंद्र बोस सीधे सीधे शब्दों में बस हिटलर से ये कहते हैं कि आपके पास करीब 4000 भारतीय सैनिक हैं जो कि ब्रिटिश सरकार की लड़ाई में आपके पास गिरफ्तार बंदी हो चुके थे। वो सैनिक को आज़ाद कर दीजिए और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमें कब्जा कर लिया है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सुभाष चंद्र बोस की कन्विंसिंग स्किल बहुत प्यारी होती है। यहाँ पर वो कन्विंस करते हैं और हिटलर को कन्विंस करके अपने 4000 भारतीयों को आज़ाद करते हैं और वहीं पर बनाते हैं फौज। देन इसी के बाद हिटलर सुभाष चंद्र बोस को कंसल्ट करते हैं कि जर्मनी से इंडिया जो है बहुत दूर है, इसीलिए जापान जो कि उनका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता दें, फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर और एक्सिस पावर दो पावर थी। एक्सिस पावर में क्या था, जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइड पावर में क्या था, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और रसिया। जर्मनी चाहता था पूरे यूरोप पर कब्जा करना, इटली चाहता था पूरे भूमध्य सागर में मेडिटेरियन सी पर कब्जा करना चाहता था, और तो और जापान पूरे ईस्ट एशिया और प्रशांत महासागर पर कब्जा करना चाहते थे। सभी की स्ट्रेटजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे, इसीलिए उनको उनकी स्ट्रेटजी के हिसाब से उनसे कन्विंस करते थे। हिटलर कंसल्ट करते हैं। अब जब हिटलर अपनी खुद की पनडुब्बी दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस को, पर्सनल पनडुब्बी देते हैं, बहुत ही अच्छी लैस रहती है हथियारों से, और सुभाष चंद्र बोस यहाँ से सबसे पहले जाते हैं सुमात्रा आइलैंड, जो कि जापान ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो जापान का हो गया था, और सुमात्रा से पहुँच जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जापान, टोक्यो। पूर्वी एशिया का दौरा सुभाष चंद्र बोस का शुरू हो चुका था। यहाँ से अब ये जापान पहुंच गए थे, टोक्यो पहुंच चुके थे। टोक्यो में हिदेकी तोजो नाम के प्रधानमंत्री थे जापान में उस वक्त के, वहां पर इनसे मुलाकात हुई। वो सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। ऐसा इसलिए, इसका कारण ये था कि हिदेकी तोजो से कहा कि सुनो भाई, तुम जिनसे युद्ध लड़ोगे, जिन देशों से लड़ोगे, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बर्मा, उन देशों में ब्रिटिश सरकार का दबदबा है। ब्रिटिश सरकार में करीब 25 लाख भारतीय सैनिक हैं और बाहर के देशों में भी उससे भी ज़्यादा सैनिक हैं। तो सीधे सीधे समझाया कि अगर हम अपने भारतीय सैनिकों को एक तरफ से कर लेंगे, ब्रिटिश गोरों की संख्या बहुत कम है, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। जापान को भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया। जापान ने सीधे अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस की मदद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी मदद दी, आर्थिक सेवा का मदद किया, और यहीं से 23 अक्टूबर 1943 को एडवर्ड पार्क, सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से अपनी आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद हिंद सरकार का दर्जा दिया, और तो और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और तो और युद्ध मंत्री भी खुद ही रहे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान को स्ट्रेटजी समझाई कि जहां भी आप युद्ध करें, वहां पर युद्ध के साथ साथ बम जब गिराएं तो वहां पर्चे फेंकते जाएं, और कहें कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करोगे, कब तक उनके लिए लड़ोगे। जब उन्हें ये बात समझ में आने लग गई, कई भाषाओं में वो बातें समझाते थे, बातें समझ में आने लग गई, लोगों ने विद्रोह करना लग गया। अंग्रेजों की सरकार में खुद विद्रोह होने लग गया, और तो और इतना ज़्यादा विद्रोह होने लग गया कि उनकी ही सेना में विद्रोह होने लग गया, गोरे खुद ही मरने लग गए। धीरे धीरे ये सारे देश आज़ाद होने लग गए और जापान में कन्वर्ट होने लग गए। अब स्वराज दी अंडमान और निकोबार पर भी जापान ने कब्जा कर लिया था, जापान ने जीत लिया था, और तो और इसका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम से जाना गया। इधर से सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रेटजी बनाई कि बर्मा के रास्ते से होते हुए, बर्मा अब जापान का हो गया था, बर्मा के रास्ते से होते हुए नागा पहाड़ी, नागालैंड में है, मिजो हिल्स है, आप जानते होंगे। पहले उन्होंने सोचा कि हम बंगाल की तरफ से जाएंगे, पर बंगाल उन्हें लगा कि बंगाल काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का दबदबा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इधर फिर अब वो डेल्टा वाले एरिया को छोड़कर अब वो समझते हैं कि वो ज़मीनी रास्ते से जाएंगे और वहीं से हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि नागा पहाड़ी से होते हुए हम जंगलों के रास्ते से मैदानी इलाकों में जाएंगे और वहां पर हमला करेंगे, और वहीं से पहला मणिपुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का झंडा और आज़ाद भारत का झंडा गाड़ दिया था। और तो और जब सिंगापुर में नेताजी पहुंचे तो पहली बार रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की उपाधि दी। और तो और दोस्तों, कहा जाता है कि
गांधी जी ने भी खुद नेताजी नाम का शब्द दिया। ये कोई गढ़ा गया शब्द नहीं, बनाया गया शब्द नहीं था, ये गढ़ा गया शब्द, ये दिया गया शब्द, ये उपाधि थी नेताजी ने जो कि गांधी जी को दी। लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने यही किया। सुभाष चंद्र बोस ने देश में आग जला दी, देश में सिविल वॉर की स्थिति बना दी, देश में गृह युद्ध की स्थिति बना दी। अब देश के सैनिक खुद ही गोरों पर हमला करने लग गए थे। हर इंडियन नेवी में हमला होने लग गया, इंडियन एयरफोर्स में हमला होने लग गया, और तो और आर्मी में खुद हमला होने लग गया, पुलिस में भी हमला होने लग गया। जितने भी अंग्रेज जो थे अब वो डरने लग गए। अब वो समझ चुके थे कि अब इस देश को आज़ाद अगर नहीं करा तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए शुरुआत में तो अंग्रेजों ने मान लिया था कि इस देश को हम आज़ाद कर देंगे, और गांधी लोगों ने भी बात मान ली थी। पर अंग्रेज बहुत ज़्यादा चालाक थे, उन्होंने अभी भी कहा कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे और इसमें आपको ज़्यादा भागीदारी देंगे। पर अब जो आग जल चुकी थी, अब इंसान अंग्रेजों मुक्त भारत चाहता था। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन इस आज़ादी के यज्ञ में अंतिम आहुति की तरह समर्पित हुआ और हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। हमने इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, टाइम स्पेंडिंग रही। अगर आपका फ़ायदा हुआ है, कुछ भी फ़ायदा हुआ है, लोगों को शेयर करें और हमारा मान बढ़ाएं।